ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक बेस को भी सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक बेस में कौन सा कॉन्सेप्ट वैलिड, क्योंकि कॉन्सेप्ट तीन है। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट OH एंड डोनर बेस होता है, ब्रोनिस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है, और लास्ट है लुईस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है। तो आप सभी को याद रखना है, जितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं सारे के सारे लुईस बेस। ये कैसे होते हैं? लुईस बेस। क्यों कहते हैं इन्हें लुईस बेस? रीजन सुन लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशली एमीन्स बेस होते हैं और एमीन्स में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होती है। अब इनमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इस लोन पेयर को ये डोनेट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से आप इन्हें क्या कहोगे? लुईस बेस। अब प्रॉब्लम एक और आती है, लोन पेयर किसको डोनेट करते हैं? यहां से भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली करते हैं H आयन को, यानी कि प्रोटॉन को। ये प्रोटॉन को अपनी लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोटॉन को अपनी लोन पेयर डोनेट करते हैं तो प्रोटॉन इनके साथ जुड़ जाता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करके, और ये क्या बना देते हैं, क्योंकि ये क्या थे? बेस। अब क्या बन जाएगा इनका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद? कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना। यानी कि हम इन्हें प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक बेस को हम प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, ये बात याद रखो। लुईस बेस तो बोलेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। तो लिखिए जरा इस पर, ऑर्गेनिक बेस में लिखिए, ऑल ऑर्गेनिक बेस आर लुईस बेस। लिखो बहुत जल्दी, all organic base are Lewis base, or all organic base are Lewis base. Lewis base, for example amines, for example इसका एग्जाम्पल है amines। अब आगे लिखो भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट पैराग्राफ से, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना है लुईस बेस। नेक्स्ट पैराग्राफ से हेडिंग लिख लो लुईस बेस। लिखिए इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर is known as Lewis base. Electron pair donor is known as Lewis base. Electron pair donor is known as Lewis base. अब मैं यहां एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूं, एमीन्स लुईस बेस क्यों है। तो एमीन्स में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जिसे ये डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? प्रोटॉन। तो इन्हें प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हम कहते हैं। तो अलग से ये पहला पॉइंट है जो आपसे कंसेप्चुअल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, एमीन्स आर, इंपॉर्टेंट का टिक करके, एमीन्स आर लुईस बेस और प्रोटॉन एक्सेप्टर। एमीन्स आर लुईस बेस और प्रोटॉन एक्सेप्टर। एमीन्स आर लुईस बेस और प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, इनको लोन पेयर दे किसे रहे? प्रोटॉन। इस वजह से हमने इन्हें प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोला। लिखो आगे, दिस इज बिकॉज nitrogen atom contains one lone pair of electrons. This is because nitrogen atom contains one lone pair of electron, because lone pair of electron present on nitrogen atom in amines, यानी कि amines में नाइट्रोजन पे लोन पेयर। आगे लिखो, which is available, लिखते रहो, which is available to donate, यानी कि जो अवेलेबल है डोनेट करने के, विच इज अवेलेबल टू डोनेट। हो गया। अब ये कंडीशन नोट कर सकते हो, लिख लीजिए। यानी कि इनको हमने बेस क्यों कहा?
एमीन्स को बेस हमने क्यों कहा, तो रीजन है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, कॉन्जुगेट एसिड बना देता है, H इसके साथ जुड़ जाता है। लिखो, ये ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, लिखो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस। फर्स्ट लिखिए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो आप सभी को पता है हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ इसका एग्जांपल डायरेक्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर हम इसमें देखें कौन से हैं भाई, लाइक NaOH, KOH, RbOH, इस टाइप के ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों कहा स्ट्रॉन्ग बेस? अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लाइक NaOH का, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और गिव्स लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये बहुत ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं इस वजह से। तो इनमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट लिख लीजिए। एल्कली मेटल वगैरह के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वीक बेस। वीक बेस है जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अमोनिया, एमीन्स है, ये वीक बेस की कैटेगरी में क्यों आते हैं? वीक बेस की कैटेगरी में सुन लीजिए भाई, जब हम इनको वाटर में मिलाते हैं, जैसे कि NH3 है, इसको हमने वाटर में मिलाया तो ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं और साथ में OH रिलीज करते हैं, लेकिन OH के नंबर बहुत कम होते हैं, OH बहुत कम नंबर में होता है, ये ध्यान। एमीन एक बेस है, क्यों है बेस बोलो? इसने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और OH आयन रिलीज कराया, इस वजह से बेस। लेकिन कैसा बेस है बोलो? NH3 अमोनिया, वीक बेस। अगर ऐसे ही अगर हम एमीन्स के बारे में बात करें, एमीन्स की भी सेम कंडीशन। सिमिलरली एमीन्स भी क्या करते हैं? वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे RnH3 पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस। बोलो भाई, एमीन्स भी सेम कंडीशन में होते हैं। एमीन क्या करते हैं? वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं और साथ साथ OH आयन को रिलीज कर देते हैं। ये क्या बनाया इन्होंने? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, OH आयन को रिलीज करते हैं। अब अगर हम इस पर केमिकल इक्विलिब्रियम वाला यानी कि इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, लिखते रहो, अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ भाई, यहाँ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हम अप्लाई करें, क्या कंडीशन आएगी? अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सुन लो जरा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं के, कैसे भी लिख सकते हो, किसके इक्वल आएगा बोलो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देख सकते हो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। कैसे पता चला? ये भी एक्वस है, एक्वस एक्वस सब वाटर के अंदर डिजोल है, तो वाटर यहाँ कैसे वर्क कर रहा है बोलो? वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट, हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज वाटर acts as solvent, therefore concentration of H2O is constant, concentration of H2O is constant।
and the product of K and concentration of H2O is also constant at constant temperature. At constant temperature. सुन लो भाई. Water act as solvent, therefore H2O is constant, concentration of H2O is constant, and the product of K and H2O is also constant at constant temperature, called ionization constant of ionization. सुन लो भाई. Called ionization constant of base, represented by Kb. बताओ भाई. Therefore Kb किसके इक्वल आएगा? देखो, K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O को हमने कांस्टेंट कर दिया. K और H2O इसके साथ लिया. कहते हो तो हम एक लाइन में इसे अलग से ऐसे भी लिख सकते थे. देखो, अभी कुछ बच्चे सोचे हैं K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O आर NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2. अब बोलो भाई, जब इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने Kb कहा, देयरफॉर Kb RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2. सभी बच्चे ध्यान रखना. अब इस Kb की वैल्यू से भी आप Kb की वैल्यू से भी आप बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हो. एक टर्म्स और आती है दूसरी इसमें, पीकेबी होता है माइनस लॉग Kb. अब इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लीजिए. सबसे पहली कंडीशन, हाई वैल्यू ऑफ Kb. अगर Kb की वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो भैया, अगर Kb की वैल्यू हाई है तो OH ज्यादा, अगर OH ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो याद रखना है, हाई वैल्यू ऑफ Kb का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस. अब दूसरा इसमें ऐसे भी बोल सकते हो, लो वैल्यू ऑफ Pkb. अगर Pkb की वैल्यू कम है या Kb की वैल्यू हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस. बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है जैसे आपने पीछे पढ़ी थी कि K की वैल्यू हाई होगी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, Pk कम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड. सेम कंडीशन है, हाई वैल्यू ऑफ Kb तो स्ट्रॉन्ग बेस, और Pkb की वैल्यू कम तो स्ट्रॉन्ग बेस. एक तीसरा फॉर्म और सुन लीजिए, वैसे जरूरत आपको पड़ेगी तो नहीं इस फॉर्मूले की. कौन सी है? इनमें एक रिलेशन होता है. क्या होता है? Pk प्लस Pkb 14 के इक्वल होता है, या Pk डबल. इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, Pk प्लस Pkb इज इक्वल टू 40. ये होता है एट 298 केल्विन. 298 केल्विन. याद रखना है कि Pk Pkb का सम हमेशा 14 के इक्वल आता है. अब अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई हो तो अब सिर्फ एक पॉइंट सिखाने की वजह से ये इक्विलिब्रियम बताया कि हाई वैल्यू ऑफ Kb की वैल्यू हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, या Pkb की वैल्यू लो है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है. इस पॉइंट को सिखाने की वजह से इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लिखा है, पेपर में आपको नहीं आया. अब हम मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लिख लो भाई, कर चुके भाई. नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेस को अफेक्ट करते हैं? सुन लो भाई जरा, देखो एक बात सुन लीजिए, जब आप इस टॉपिक की स्टडी करोगे तो ध्यान से सुनना, आपको बस एक ही चीज पे ध्यान रखना है, लोन पेयर जितनी जल्दी कोई डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा तो वीक बेस। यानी कि लोन पेयर को देखना है डोनेट करेगा नहीं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। बताना भाई जरा, देखो एक मिनट सोच, मान लीजिए किसी एटम के पास लोन पेयर है, दूसरे एटम के पास भी लोन पेयर है, कौन जल्दी डोनेट करेगा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि डोनेट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब सीधा सा ये कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है, क्योंकि वो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देते हैं। तो वही पॉइंट हमें यहां लिखना है, लिखिए greater the electronegativity of elements, greater the electronegativity of element, 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 comma weaker is the base। क्यों है भाई weaker base? एक्सप्लेनेशन क्यों लिखेंगे बोलो? बिकॉज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, लिख सकते हो बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ, बिकॉज द टेंडेंसी टू डोनेट, because the tendency to donate lone pair of electron decrease, because the tendency to donate lone pair of electron decrease, lone pair of electron decrease with increase in lone pair of electron decrease, decrease due to increase in electronegativity। और देखो दोबारा से सुन लीजिए, बिकॉज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखिए क्या कर, यहां ध्यान दो जरा। पहला एग्जांपल CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। सोच के बोलिए भाई कौन स्ट्रॉन्ग बेस हो? नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं देखनी, ये ध्यान रख लेना, सिर्फ ये देखना है कि लोन पेयर को कौन जल्दी डोनेट करे। सी पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी, ओ पर भी, फ्लोरीन पर। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सी की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये हो, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। एक दूसरा एग्जांपल और यहां, एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाला है, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला है और एक नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वाला। कोई आपसे पूछता है बताइए तीनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस हो? कंडीशन आपको पता है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस पे sp2, इस पे sp3। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था, जितना ज्यादा इस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना वीक बेस। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? लास्ट वन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों है स्ट्रॉन्ग बेस? ड्यू टू less electronegativity, due to less electronegativity
of due to less electronegativity of sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन। यहां बता सकते हो ये वीक बेस क्यों है? ये वीक बेस क्यों है? ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिड नाइट्रोजन एटम। यहां नाइट्रोजन sp हाइब्रिड, वहां sp3 है और sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस बेस। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर अरेंज करने को आ जाएं तो कैसे करेंगे बहुत जरूरी, ध्यान देना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसकी हमें स्टडी करनी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लुईस बेस, और लुईस बेस वे होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के पास, अगर वो इस लोन पेयर को इजिली डोनेट करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर वो इस लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा या कम टेंडेंसी हो जाएगी तो वो वीक बेस हो जाएगा। अब इस लोन पेयर को डोनेट करने के लिए सबसे पहले किसका इफेक्ट पड़ता है? जिस एलिमेंट के ऊपर ये लोन पेयर है इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि सबसे पहला जो फैक्टर आता है जो बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो जिस एलिमेंट पे ये लोन पेयर है, चाहे ये ए हो या बी हो, इनके पास ये लोन पेयर है, इसे कौन डोनेट करेगा इजिली? तो याद रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो इन दोनों में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना है, और आप सभी को पता हो, देखो 11th में भी पढ़ा और बीच बीच में मैंने एक दो बार शुरू में भी समझाया था, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की है ऑर्गेनिक की बात करें, इससे ज्यादा कार्बन की, और कार्बन से ज्यादा बाकी की। अब बाकी में भी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इंटरनल देखना चाहो तो इंटरनल में कंडीशन ये आती है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सल्फर की, सल्फर से ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से स्पेशली फ्लोरीन की। यानी कि ये एक ट्रेंड है। अब अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट हो, मैं आपसे कहने लगूं एक कार्बन पे लोन पेयर है, और एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और एक F पे लोन पेयर है, बताइए सबसे पहले लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? नंबर ऑफ लोन पेयर का रोल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो डोनेट ही नहीं करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो वो डोनेट नहीं करेगा, इट मींस वीक बेस। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो? कार्बन वाला, ये ध्यान रखना। तो कार्बन के जो यानी कि CH3 या NH2 OH और F, आपको ये लिखाया भी था मैंने कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे कम है, तो ये लोन पेयर को सबसे पहले डोनेट करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें एक और इंटरनल कंडीशन आती है, वो क्या आती है? क्योंकि जितने भी हम बेस पढ़ेंगे मोस्टली एमीन्स होंगे, और जब मोस्टली एमीन्स होंगे तो एमीन्स में नाइट्रोजन होगा। अब नाइट्रोजन भी 3 टाइप के होंगे, सुन लो जरा, नाइट्रोजन भी 3 टाइप के होंगे, और जब उन 3 टाइप के नाइट्रोजन को हम कंपेयर करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ में तो कैसे करेंगे सुन लीजिए। एक नाइट्रोजन होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक नाइट्रोजन होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, इस पे लोन पेयर होगी। एक नाइट्रोजन होगा डबल बॉन्ड वाला, इस पे लोन पेयर होगी। एक नाइट्रोजन होगा सिंगल बॉन्ड वाला, इस पे भी लोन पेयर। अब इन तीनों में से विच इज स्ट्रॉन्ग बेस? तो फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है। ये sp हाइब्रिड नाइट्रोजन है, ये sp2 हाइब्रिड है, और ये sp3 है। हमने कार्बन में भी पढ़ा था, और यहां भी वही कंडीशन है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना वीक बेस। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp,
और सबसे कम एस कैरेक्टर sp3 में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि ट्रिपल से वीक होता है डबल वाला, सॉरी ट्रिपल से स्ट्रॉन्ग होता है डबल वाला, और डबल वाले से स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल वाला। यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये एग्जांपल मैंने आपको लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। अब इसके बाद जो मैं आपको 4 या 5 फैक्टर्स और लिखाऊंगा, उन चारों पांचों फैक्टर में मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस पढ़ते हैं वे स्पेशली नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम होते हैं, तो उन्हीं को अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो। अब नाइट्रोजन की लोन पेयर्स को आपको देखना है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर पाएगा या नहीं। इस लोन पेयर को कौन डोनेट करने से रोकेगा और कौन इसको टेंडेंसी बढ़ाएगा, तो सुनिए जरा। सबसे पहली कंडीशन आएगी यहां एरोमेटिक कैरेक्टर की। एरोमेटिक कैरेक्टर का भी यहां रोल आता है। एरोमेटिक कैरेक्टर हम एक कंडीशन पढ़ते हैं, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ध्यान देना, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड और ये साइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। यानी कि कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए वहां क्या देखा जाता है, तो 3 फीचर्स देखे जाते हैं। एक तो रिंग होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा 4n+, तीसरी कंडीशन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसको हम हकल रूल के नाम से भी जानते हैं, हकल रूल। यानी कि अगर किसी में 4n+2 पाई, ये अब n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। अगर उसके पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक है। तो जिसके अंदर ये तीनों फीचर्स होते हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में चली गई तो ये किसी को अवेलेबल नहीं होती डोनेट होने के लिए। ये ध्यान रखना, ये अगर एरोमेटिक कैरेक्टर में चलेगी तो ये डोनेट नहीं कर सकता नाइट्रोजन, और जब ये एरोमेटिक में चली जाएगी तो ये सबसे वीकेस्ट बेस होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, याद रखना है, इसका बेस्ट एग्जांपल है पायरोल। पायरोल एक वीक बेस होता है। पायरोल एक वीक बेस क्यों होता है, बहुत पूछा जाता है कि पायरोल एक वीक बेस है। तो रीजन क्या है, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिने जाते हैं। देखो एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रेजोनेंस में होती हैं। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 2 लोन पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ हैं। तो इसका मतलब ये लोन पेयर ये कभी किसी को डोनेट नहीं कर पाता, इस वजह से सबसे वीकेस्ट बेस होता है। वीकेस्ट, वीक भी नहीं, वीकेस्ट। तो इसका स्पेशली हमें याद रखना है कि अगर लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में चली जाए तो वो वीकेस्ट बेस हो जाता है, ये याद। इसके बाद फिर हमें एक और पॉइंट पढ़ना होता है यहाँ, रेजोनेंस। सबसे पहले तो सभी बच्चे ये सुनिए, रेजोनेंस होती कहाँ है, सुन लीजिए। रेजोनेंस बनती है कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन देखना सीखो। रेजोनेंस ये 11th में भी पढ़ा है आप सभी ने। रेजोनेंस बनती है कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, अगर हम कॉन्जुगेशन को देखें, कॉन्जुगेशन होता है कहीं डबल बॉन्ड है, सिंगल है और लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन। अगर ऐसे कहीं और डबल सिंगल लोन पेयर, बीच में सिंगल, एक तरफ डबल एक तरफ लोन पेयर, तो समझ लीजिए लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगी और किसी को अवेलेबल नहीं हो पाएगी बॉन्ड बनाने के लिए। और जब ये किसी को अवेलेबल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये बेसिक नेचर शो नहीं करेगी, वीक बेस हो जाए। लेकिन इसमें एक बात और स्पेशली याद रखना, भी मैंने कॉन्जुगेशन बताया क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं, सुनिए भाई, जब हम स्टडी करते हैं तो जरा सभी बच्चे ध्यान से समझ, जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कंडीशन हम यहाँ नोट करते हैं वो समझना। हम ये नोट करते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा डबल सिंगल फिर डबल और लोन पेयर दोनों एक साथ आए। एक ही एटम पे लोन पेयर भी होगी, डबल बॉन्ड भी होगा, एक ही एटम पे लोन पेयर भी होगी, डबल बॉन्ड भी होगी। तो इसमें कॉन्जुगेशन में किसको मानना है, इसमें कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड को मानना है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन से बाहर होती है, याद रखना है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं।
इसका मतलब अगर मैं अब आपसे ये पूछूं, एक ये है जिसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और एक ये है इसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? अभी मैंने बताया अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चली जाएगी तो डोनेट नहीं हो पाएगी, इसका मतलब वीक बेस हो। तो इसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, वीक बेस, इसकी लोन पेयर बची हुई है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं रेजोनेंस, तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। इसके बाद दो पॉइंट्स हम और लिखेंगे। एक लिखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकर नाइट्रोजन से जुड़ जाए, कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे, सुन लो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, वीक बेस हो जाएगा। यानी कि ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना। कौन सा रेजोनेंस बताई, तो अगर कहीं रेजोनेंस होगी तो वो लोन पेयर तो रेजोनेंस में चलेगी, ये डोनेट नहीं हो पाएगी। डोनेट इसे नहीं करना, अलग से एक स्पेसिफिक प्रोटॉन आएगा उसे देना। ये लोन पेयर कौन लेता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन दूसरे मॉलिक्यूल से आता है। यहां ये चलेगी रेजोनेंस में, तो यहां लोन पेयर है ही नहीं। अब यहां ये मैं कहना चाह रहा हूं डबल सिंगल लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक ही एटम पर है, तो वहां डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर नहीं। ये डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में इसके साथ, और हमें चेक करना है लोन पेयर, हमें तो ये देखनी है लोन पेयर अवेलेबल है नहीं डोनेट होने के लिए, तो ये लोन पेयर बची हुई है, तो आराम से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये देखना है लोन पेयर बची है हमें, तो ये पॉइंट्स हमें लिखना है। एक पॉइंट हम लिख चुके थे, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एरोमेटिक कैरेक्टर्स, लिखिए जरा, लिखिए भाई, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एटम, देखो बहुत जल्दी हेडिंग है, सेकेंड पॉइंट हम लिख रहे हैं, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on, if lone pair of electron present on atom involve in aromatic character, if lone pair of electrons present on, if lone pair of electrons present on atom involve in aromatic character, इन्वॉल्व इन एरोमेटिक कैरेक्टर, ब्रैकेट में आता है हकल रूल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जरूरत नहीं पड़ती इसको लिखने की। इन हकल रूल या एरोमेटिक कैरेक्टर मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब एक ही। आगे लिखिए कोमा, द कंपाउंड बिकम्स वीकेस्ट बेस, द कंपाउंड बिकम्स वीकेस्ट बेस, फॉर एग्जांपल पाइरोल, देखो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल पाइरोल, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये डोनेट नहीं हो पाती क्योंकि इन्वॉल्व इन एरोमेटिक कैरेक्टर, तो पाइरोल एक वीक बेस है, बहुत जल्दी लिखो। फॉर एग्जांपल पाइरोल, इट इज वीकेस्ट बेस, क्यों है, क्या एक्सप्लेनेशन लिखो, क्या लिखने लगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहां से आ गई, हाँ क्या लिखेंगे, लिख लो, फॉर एग्जांपल पाइरोल इज वीकेस्ट बेस, आगे लिखिए, दिस इज बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, दिस इज बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर, ध्यान रहेगा पाइरोल वीक क्यों है, अब ये पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट लिखे रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा फैक्टर, पढ़ लिखो भाई, पाइरोल बना लिया, रेजोनेंस इफेक्ट। अब सुन लो भाई जरा, रेजोनेंस में भी क्या बताया, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए तो वो आसानी से अवेलेबल नहीं है डोनेट होने के लिए, इसका मतलब वो भी वीक बेस होगा, वीकेस्ट नहीं, ये ध्यान रखना। तो लिखिए, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखो रेजोनेंस में, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
present on atom, if lone pair of electrons present on atom involve in resonance, if lone pair of electron present on atom involve in resonance, comma, it is not available to donate, it is not available to donate, and compound becomes weak base. It is not available to donate and compound becomes weak base. For example, क्या है सुन लीजिए। देखो इसका एग्जांपल है एनिलीन। पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, एनिलीन एक वीक बेस है क्यों? बोलो भाई, एनिलीन एक वीक बेस है, बोलो क्यों है एनिलीन एक वीक बेस? देखो यहाँ पहले कॉन्जुगेशन देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। अब क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? लोन पेयर को ये डोनेट नहीं कर पाएगा, लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में आ जाएगा और लोन पेयर को ये डोनेट नहीं कर पाएगा और ये क्या बन जाएगा? वीक बेस। क्या बन जाएगा बोलो? ये वीक बेस। एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, बोलो एनिलीन वीक बेस क्यों है? क्या है आंसर बोलो? lone pair of electron present on nitrogen involved in resonance, therefore it is weak base. अब आगे सुनिए, एक दूसरा एग्जांपल हो रहा है, एसिटामाइड। पूछा जाता है एसिटामाइड एक वीक बेस क्यों है? सुन लो भाई जरा, एसिटामाइड वीक बेस क्यों है? क्या आंसर बोलोगे? देखो कॉन्जुगेशन चेक करो, सुन लीजिए जरा। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, क्या होगा? ये लोन पेयर यहां जाएगी और ये बॉन्ड यहां जाएगा, क्या बनेगा बोलो? तो एसिटामाइड एक वीक बेस है। क्यों है वीक बेस? क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट और नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो अलग से लिख लीजिए, चाहे इन दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हो। वैसे मैंने ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा दिया, पर फिर भी अगर आपको लिखना, एसिटामाइड इज ए वीक बेस, लिख लो इसे, एसिटामाइड इज ए वीक बेस, एसिटामाइड इज ए वीक बेस because lone pair of electron present on nitrogen, because lone pair of electron present on nitrogen, because lone pair of electron present on nitrogen involve in resonance, involve in resonance and not available to donate, and it is not available to donate, ऐसे कर दो, and it is not available to donate, ये डोनेट होने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती। अब देखिए मैं यहाँ आपको एक बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट ऑर्डर बताना चाहता हूं, जो अभी तक आपने पढ़ा इसी में अगर हम उस ऑर्डर को कंपेयर करें, सुनो जरा एक मिनट, बहुत ही मेन है। सबसे पहले तो अगर कोई इन दोनों में ही पूछ ले, बताइए इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक? यहां देखो जरा, अगर इन दोनों ही कंपाउंड में कोई आपसे ये पूछ ले कि ये बताइए इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग, हाँ भाई इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसे बताओ? इन दोनों कैसे बताओगे इन दोनों में कौन है? वैसे दोनों वीक हैं लेकिन इंटरनल, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए होता क्या है। लिखिए सभी बच्चे, एक इंटरनल डिफरेंस बता रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ।
अगर इन दोनों में कोई आपसे पूछता है, पहले एग्जांपल में सुन लीजिए सभी बच्चे, तो एसिटामाइड वीक होता है, एसिटामाइड वीक बेस है इन कंपेयर टू एनिलीन, एनिलीन स्ट्रॉन्ग है, एसिटामाइड वीक है। अब बताइए कोई बच्चा अगर उसे कुछ समझ में आया हो तो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसका एक्सप्लेनेशन भी पता। ये मत बोलना, सुन लो जरा, ये मत बोलना कि इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में है तो उसमें भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये नहीं है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसके बाद यहाँ है, अगर आप ध्यान दो। जैसे ही हम एसिटामाइड की रेजोनेंस बनाते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर, ऑक्सीजन पर, और अगर हम एनिलीन की रेजोनेंस बनाते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पर। अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि एसिटामाइड में क्या कंडीशन होती है कि ये मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाती। तो अलग से इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, ये वीक क्यों है इन दोनों में, लिख लो बच्चों, ये वीक बेस क्यों है, रीजन लिखो, बिकॉज, लिखो जरा, बिकॉज, थोड़ा जल्दी करके लिख लो भाई, बिकॉज it form more stable resonance structure, because it form more stable resonance structure। लिख लो इसमें, एसिटामाइड के नीचे लिखना है ये वीक बेस क्यों है, लिख लीजिए इसमें, बिकॉज इट फॉर्म मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये मोर स्टेबल रेजोनेंस बना रहा है। अगर वो अपने समझने के लिए लिखना चाहो तो इसमें निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर होता है, लिख सकते हो, ये मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज, लिख लो इसे पूरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम। समझ में आ गया? अब मैं एक पिछले वाले फैक्टर से और इसको तीनों फैक्टर का एक रिजल्टेंट वेरिएशन और बताना है आपको, उसे भी ध्यान रखना, ये भी काफी मेन है, सुन लीजिए। मान लीजिए अगर आपसे 3 टाइप के कंपाउंड देकर पूछे जाते हैं, सुन लीजिए भाई, 3 कंपाउंड्स कौन कौन से, सुन लो भाई। एक दिया जाता है पायरोल, एक दिया जाता है एनिलीन, एक पायरोल और एक एनिलीन, और एक दिया जाता है पिरिडीन। जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? एक है पायरोल, एक है एनिलीन, और एक है पिरिडीन। विच इज स्ट्रॉन्ग बेस? जरा ध्यान से सुनो, जरा आप कॉन्सेप्ट को लगाओ पता, तीनों का आंसर है। इसकी लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में सबसे वीकेस्ट बेस, इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में है वीक बेस, और इसकी लोन पेयर बची हुई है। कैसे देखो, डबल सिंगल डबल, मैंने कहा जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर एक ही एटम पे हो तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है, जो भी मैं समझा। ये लोन पेयर बची हुई है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, और जब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आएगा बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि लोन पेयर बची है, जिसकी भी लोन पेयर बचेगी वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इन तीनों में ये होगा, ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीकेस्ट बेस, और ये वीक बेस है। नोट कर लो, एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखे हुए हैं दोनों के। इन तीनों में इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में है, वीक बेस है, इसकी लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में है, वीकेस्ट बेस है, और इसकी लास्ट वाले की लोन पेयर बची हुई है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर इन तीनों में आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है तो याद रखना। तो कितने फैक्टर हो चुके अब हमारे? 3।
अब फोर्थ फिफ्थ आपको पहले भी पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो लिखिए जरा फोर्थ पॉइंट, हो चुका भाई, थोड़ा जल्दी लिखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ हार्ड होती है, ऑर्गेनिक एसिड को कंपेयर करना बेसिक में नहीं होता। बेसिक में रूल अगर याद रखे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है, एरोमेटिक कैरेक्टर देखना है, रेजोनेंस, कहीं ये 3 पॉइंट तो नहीं। या चौथा पॉइंट अब जो मैं लिखा रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विथड्रॉइंग। डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन देकर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और विथड्रॉइंग घटा देगा, उस बेस पर लिखिए जरा। हो चुका है, लिखिए फोर्थ, फोर्थ में लिखिए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लिखो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये ऐसे आसान और समझिए, इसे और आसान करके ऐसे समझिए, किसी पर्सन को पैसा डोनेट करना है और उसे कोई ऐसा हेल्पिंग मिल जाए, उसे पैसा दे, तो वो और ज्यादा डोनेट कर सकता, ये है। और कुछ लिखिए जरा, लिखो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। आगे लिखिए फुल स्टॉप करके, एज ए रिजल्ट द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। एज ए रिजल्ट the tendency to donate lone pair of electron increase. The tendency to donate lone pair of electron increase and compound becomes strong base. तो याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन as a result the tendency to donate lone pair of electron increase and the compound becomes strong base. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। एग्जांपल लिख सकते हो एक, देखो भाई जरा, मिथाइल एमीन है और अमोनिया है, दोनों में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अब कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस? आंसर आपके सामने, मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन दैट ऑफ अमोनिया। रीजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? स्ट्रॉन्ग बेस बोलो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी पता है कौन सा है, मिथाइल, CH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेस। लिखिए फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा और नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, क्या बन जाएगा? वीक बेस। तो लिखिए जरा इसमें, लिखो बहुत जल्दी थोड़ा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन withdrawing group decrease electron density on nitrogen atom, full stop. As a result the tendency to donate lone pair of electron decrease. As a result the tendency to donate, as a result the tendency to donate, as a result the tendency to donate lone pair of electrons decrease and compound becomes weak base.
and compound becomes weak base, and compound becomes weak base. फॉर एग्जाम्पल सुन लो जरा, एक मिथाइल अमीन है और एक है नाइट्रो ग्रुप लगा है मिथाइल अमीन, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? सोचो जरा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, बोलो कौन सा मिथाइल अमीन है या नाइट्रो मिथाइल अमीन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा है? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा? ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक बेस होगा। वीक बेस क्यों है? अगर एक्सप्लेनेशन करना हो लिखिए जरा वीक बेस क्यों है? वीक बेस लिख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा है? NO2। NO2 यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है NO2। अब देखो सारे फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपने सुन लो जरा, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड और फिनोल पढ़े थे। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड और फिनोल में आपने देखा था हर जगह अलग अलग ग्रुप अलग अलग वर्क करता है। ऐसे ही यहाँ एनिलीन के डेरिवेटिव आ जाते हैं कभी, और जब एनिलीन के डेरिवेटिव आते हैं तो उनमें स्ट्रॉन्ग बेस किसे माने, वीक किसे माने? तो एनिलीन के डेरिवेटिव्स में भी वही रूल है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो स्ट्रॉन्ग बेस और विथड्रॉइंग आया तो वीक बेस। तो ये नोट कर लिया हो तो बस एक लास्ट कंडीशन हम लिख लें। लिखिए भाई जरा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। हाँ भाई नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन। एनिलीन के अगर हम डेरिवेटिव्स को कंपेयर करें, एनिलीन के डेरिवेटिव्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, एनिलीन के डेरिवेटिव, अब वही याद रखना, अगर क्या कंडीशन आपको बताई भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +I +R या हाइपर कॉन्जुगेशन, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है -I या -R तो डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। अब आपको ध्यान देना है, NO2 ग्रुप, अगर NO2 ग्रुप कहां है, बोलो भाई, अगर NO2 ग्रुप कहां, NO2 या CN, ऑर्थो पैरा पे है -I और -R, तो क्या करेंगे, बोलो -I -R, डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर मेटा पर है तो ओनली -I, और -I भी घटाएगा और -I -R भी। अब बताओ ये दोनों कहां ज्यादा घटाएंगे, ऊपर देख के बोलो। एक जगह दो फैक्टर काम कर रहे हैं और एक जगह एक फैक्टर काम कर रहा है, बताओ कहां ज्यादा घटाएंगे, बोलो। तो एक जगह दो -I भी -R भी कर रहे हैं, तो यहां ज्यादा घटाएंगे और यहां कम घटाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद OCH3 और NH2, एक और NH2 साथ में आ जाए तो ये ऑर्थो पैरा पे +R, ऑर्थो पैरा पे +R, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे क्योंकि +R बढ़ाता। और अगर मेटा पे आएंगे -I और -I, बेसिक स्ट्रेंथ घटाता। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एट ऑल पोजीशन -I काम करेगा, और -I क्या होता है, -I डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, -I कम होता जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम यानी कि कम घटाए। और लास्ट है मिथाइल और इथाइल, अगर मिथाइल और इथाइल आ जाए, मिथाइल इथाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे +I और हाइपर कॉन्जुगेशन, मेटा पोजीशन पर क्या करते हैं, +R, और +I और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों बढ़ाते हैं और +I भी बढ़ाता है, तो कहां ज्यादा बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा, मेटा पे कम बढ़े। इसे बहुत जल्दी नोट करें सभी बच्चे, ये सारे सेम फैक्टर मैंने फिनोल और बेंजोइक एसिड में भी आपको लिखा था, नोट करो बहुत जल्दी, फिर एक पॉइंट इसमें भी आएगा। एक पॉइंट इसमें भी लिखना है, थोड़ा जल्दी करके लिखिए सभी बच्चे से। अब आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था, याद हो, बेंजोइक एसिड में, कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो डेरिवेटिव क्या थे, सबसे स्ट्रोंगर एसिड थे देन अदर डेरिवेटिव्स। ऐसे ही यहां याद रखना,
अगर एनिलीन का कोई भी ऑर्थो डेरिवेटिव्स हुआ, सुन लो जरा, एनिलीन को लोन पेयर लेनी है, लोन पेयर किससे लेगा? ये नाइट्रोजन के, ये ध्यान रखना, एनिलीन को लोन पेयर डोनेट करनी है, और लोन पेयर कौन सी डोनेट करेगा? ये नाइट्रोजन की। इसका मतलब हम ये कहते हैं इसे प्रोटॉन लेना है, प्रोटॉन लेगा नाइट्रोजन लोन पेयर से। अब कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पे आएगा तो वो क्राउडिंग करेगा, और क्राउडिंग करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, और इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। यानी कि ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन हमेशा वीकेस्ट बेस है बाकी सारे डेरिवेटिव से, क्योंकि यहां क्राउडिंग आ जाती है, क्राउडिंग आ जाती है या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, उसके रिजल्ट से क्या होता है? प्रोटॉन इसके पास तक नहीं आ पाता, और जब प्रोटॉन इसके पास नहीं आएगा तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। और इसको हम सीधा सा एक वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। यानी कि अगर पेपर में आपको ये पूछ लिया जाए ऐसा क्यों हुआ, तो आंसर लिखिए ऑर्थो इफेक्ट। एक्सप्लेन नहीं करना क्राउडिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ नहीं, बस एक वर्ड लिखिए ऑर्थो इफेक्ट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो लिखिए जरा एक अलग से, लिखो एक पॉइंट, ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, लिखो अलग से पॉइंट, ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन are weaker base than other derivatives, are weaker base than other derivatives। ग्रुप का कोई रोल नहीं, ग्रुप कौन सा है? are weaker base than other derivatives। ऐसा क्यों है? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट्स, एक्सप्लेनेशन, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट्स, यानी कि जब ऑर्थो पे ग्रुप आएगा तो ये नाइट्रोजन जो अपनी लोन पेयर डोनेट करना, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब देखो भाई, ये कंडीशन आपने समझ ली, ऑर्थो इफेक्ट्स की वजह से ऑर्थो डेरिवेटिव सबसे वीक होता है, वीक बेस होता है अदर डेरिवेटिव, यानी कि मेटा पैरा से कंपेयर करोगे तो इसे वीक में रखना। अब जरा एक पॉइंट और सुन लीजिए, एक कंपाउंड्स होता है एमाइडीन, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंपाउंड से एमाइडीन, एमाइडीन कहते किसे हैं उसे सुन लो जरा। एक कंपाउंड है एमाइडीन, सुन लो जरा, एमाइडीन, एमाइडीन होता है आर सी डबल बॉन्ड NH और NH2, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये एक स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है अमंग ऑर्गेनिक एमीन्स, यानी कि ये एमीन्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एमीन्स के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बोर्ड लेवल पे नहीं पढ़ाते इसे, लेकिन याद रखना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों है, अब ये आपको समझना। तो लिखिए जरा, एक लास्ट पॉइंट बना के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th के बाद भी भाई आपको आगे पढ़ना है, केवल ये नहीं कि अभी पढ़ना छोड़ दोगे, वहां CUET वगैरह में ये प्रॉब्लम आ सकती है, मेंस या नीट में आ सकती है, तो पता। लिखिए जरा, लिखो भाई जरा, एमाइडीन्स, एमाइडीन्स लिखो बहुत जल्दी, एमाइडीन्स, फॉर्मूला लिखना बिल्कुल स्ट्रक्चर, एमाइडीन्स आर स्ट्रोंगेस्ट बेस अमंग, amidins are strongest base among all organic amines, या ये लिख सकते हैं all amines। देखो, amidins are strongest base among all amines, जितने भी amines हैं ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट। ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं लिखा दूं, लिखिए जरा पहले, क्यों है ऐसा ये समझाऊंगा भी। एक इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, यानी कि जब ये प्रोटॉन ले लेता है और प्रोटॉन लेने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, क्योंकि बेस का एसिड बनता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू आइडेंटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या लिखेंगे, लिखिए जरा, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, लिख लो, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, because its conjugate acid is more stable due to identical resonance structure,
more stable due to identical resonance structure। अब जरा सभी बच्चे इसकी रेजोनेंस और बना लो, बस ये बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हमें बेसिक स्ट्रेंथ का सिर्फ ऑर्डर सीखना है। अब मैं एक चीज यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, अगर देखें आप में से कोई बच्चा ये बता दे, यहाँ दो नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन इनमें से एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बता सके कौन सा नाइट्रोजन इतना ऐसा है जो लोन पेयर को दे सकता? इन दोनों में से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है? सोच के बोलना, जरा जल्दी मत कर। बोलो। NH वाला। क्यों? या पीछे से आवाज आ गई? क्यों भाई? वेरी गुड। ये वाली लोन पेयर है रेजोनेंस में, लोन पेयर सिंगल डबल, ये तो रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस से बचा हुआ। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगी कि कंपाउंड में 2-3 नाइट्रोजन देके पूछे कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो देखना पड़ेगा ये सारे फैक्टर लगाकर। तो इसकी लोन पेयर बची हुई है, तो ये इस लोन पेयर से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कॉन्जुगेट, हाँ भाई, ये बना कॉन्जुगेट एसिड, लिखो जरा। और ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस बनाओ इसकी। रेजोनेंस कैसे? देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, ये बॉन्ड यहां चला जाए, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम रेजोनेंस बनती है। आइडेंटिकल रेजोनेंस है, इस वजह से दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। देखो, दोनों NH2 हैं, एक जगह डबल बॉन्ड और एक जगह सिंगल बॉन्ड। जहां डबल है वहां पॉजिटिव है और जहां सिंगल है वहां लोन पेयर है। तो ये स्टेबल है, याद रखो, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, बहुत तेजी से बनता है, बहुत तेजी से प्रोटॉन लेता है। एमाइडीन्स बहुत जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है और कॉन्जुगेट एसिड एक्स्ट्रा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। तो ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ध्यान रखना। हाँ, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेस की स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कभी कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक, तो क्या करना है, जरा ध्यान दे लो। आपको सबसे पहले एलिमेंट चेक करना है कि वे एलिमेंट सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तब आपको बस एक ही चीज अप्लाई करनी है कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो घटेगी। बस ये याद। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगा? बोल, वीकनेस। ये कब? जब एलिमेंट अलग अलग, याद रखो। लेकिन अगर एलिमेंट सेम हो, सेम एलिमेंट के केस में, अब आपको 2-3 चीजें देखनी है। देखो क्या क्या है। जब सेम एलिमेंट आएंगे, कल हमने सारे पॉइंट लिख लिए थे, समझ लीजिए क्या है। जब सेम एलिमेंट होंगे उस केस में सबसे पहले आपको देखना है एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन। एक sp हाइब्रिड होगा, एक sp2 और एक sp3। आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम किसकी है? sp3 की। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले ये देख। फिर दूसरी कंडीशन आपको देखना है, लोन पेयर जो है, लोन पेयर वो कहीं एरोमेटिक कैरेक्टर में तो नहीं। अगर लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में चली जाए तो वो सबसे वीकेस्ट बेस होगा, जैसे कि पाइरोल में था। इसके बाद तीसरी कंडीशन देखनी है, लोन पेयर इन रेजोनेंस। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो वो वीक बेस हो। तो इनको पहले आपको चेक करना। अब इसके बाद अब आपको पहुंचना है किस पे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वीक बेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी आप किसी की भी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, हमेशा एक सीक्वेंस को ध्यान से देखो। क्या क्या देखना है फिर सुन लीजिए। सबसे पहले एलिमेंट सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो वीक बेस। दूसरा क्या बताया आपको? सेकंड कंडीशन फिर मैंने आपको यहां ये समझा कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी अगर सेम एलिमेंट है।
ये देखना है लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में तो नहीं, लोन पेयर रेजोनेंस में तो नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इनको आपको देखना। फिर कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन में, ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, वो सबसे वीक बेस। क्यों होगा ऑर्थो वाला सबसे वीक? बोलो, ऑर्थो इफेक्ट्स की वजह से। ऑर्थो इफेक्ट्स की वजह से वहां ऑर्थो पे जब ग्रुप आ जाता है, मान लीजिए एनिलीन है, इसे बेसिक स्ट्रेंथ शो करनी है, तो क्या करेगा ये अपनी लोन पेयर प्रोटॉन को देगा, यानी कि H इस लोन पेयर को लेने के लिए इसके पास आए, और जब H इसके पास आएगा, अगर इसके ऑर्थो पर कोई ग्रुप है तो ये ग्रुप इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या करेगा, बोलो, इसे रिपेल करेगा, तो इसकी गेन करने की टेंडेंसी कम होगी क्राउडिंग की वजह से। तो कल हमने ये पॉइंट लिखा था कि ऑर्थो डेरिवेटिव्स जो होते हैं एनिलीन के, वो सबसे वीकेस्ट बेस होते हैं देन अदर डेरिवेटिव, और इसका नाम था ऑर्थो इफेक्ट्स। और बाकी अगर बचा मेटा पैरा वाला, फिर ग्रुप देखेंगे कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, उसके बेस पे आप उसे आराम से कंपेयर कर सकते। अब मैं एक पॉइंट और आपको इसमें ऐड कराना चाहता हूं, वो लिख लीजिए, वो क्या है, लिखे सभी बच्चे। अगर कभी हमें ऐसा कंपाउंड दिखाई दे जो कि साइक्लिक फॉर्म में हो, एक साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये एमीन्स, ये साइक्लिक एमीन्स, और एक ओपन चेन एमीन्स, कोई आपसे पूछे इन तीन इनमें विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, फर्क क्या है सुन लो जरा, ये साइक्लिक है और ये ओपन चेन, इनमें स्ट्रॉन्ग बेस किससे मानोगे? तो अब एक बात सुन लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि दोनों के पास प्रोटॉन को भेजिए, जहां प्रोटॉन जल्दी पहुंचेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। आप खुद सोच के, ये प्रोटॉन इस नाइट्रोजन के पास जल्दी पहुंचेगा या इस नाइट्रोजन, सोच के देखना जरा कैसे, इसे मैं समझा दूं। ये ऐसे मान के चलिए, ये नाइट्रोजन पर ये एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और यहां 3 ग्रुप हैं। अब इन तीनों ग्रुप ने क्या किया, आपस में रिंग बनाया। रिंग कैसे बनाएंगे, जब ये दूर जाएंगे या पास आएंगे? सोचो, अगर इन्हें इधर रिंग बनाना है तो इन्हें पास आना पड़ेगा, तो इधर रिंग बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, पास आना, और जब ये पास आएंगे तो इधर एरिया बढ़ जाए। तो H का इन, सुन लो जरा, H का इस लोन पेयर के पास आना आसान, तो H आसानी से लोन पेयर के पास आ जाए, और जब H लोन पेयर के पास आसानी से आ जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर ये ओपन होते, खुले होते, तो ये जब खुले होंगे तो ये दूर होंगे, क्योंकि इनमें भी रिपल्सन होगा, और जब ये दूर होंगे तो अब इधर एरिया कम होगी, तो इसका अलावा इधर क्राउडिंग आ गई। तो अब जैसे H इसके पास आएगा लोन पेयर के पास, तो उसके आने के चांस कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो साइक्लिक एमीन्स होती हैं ये ओपन चेन एमीन से स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ये बात याद, क्योंकि इसमें एक तरफ को कार्बन चले जाते हैं, क्राउडिंग कम होती है। तो ये मैं एक अलग से और पॉइंट लिखा रहा हूं, लिख लीजिए, साइक्लिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन ओपन चेन एमीन्स। Cyclic amines are stronger base than open chain amine due to less crowding on nitrogen atom. Less crowding on nitrogen atom. Nitrogen atom पे less crowding होती है इस वजह से, समझना जरा ध्यान से देखो, due to less crowding on nitrogen atom in cyclic amine। तो याद रखना है, साइक्लिक एमीन स्ट्रॉन्ग बेस होती है किससे, बोलो, साइक्लिक एमीन स्ट्रॉन्ग बेस होती है देन दैट ऑफ ओपन से, ओपन वाला वीक होता है। अब देखो, बेसिक के जितने कॉन्सेप्ट थे वे कंप्लीट हो चुके, लेकिन अब हमें एक इंटरनल कंपैरिजन सीखना है, किसमें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स में, और उसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट भी काम करता है। तो उस वजह से मैं उस ट्रेंड को लिखा दूं आपको, और फिर जितनी भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है उन्हें हम प्रैक्टिस करें। लिखिए जरा, ये हो चुका भाई, साइक्लिक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि नाइट्रोजन पे क्राउडिंग कम है, क्योंकि ये सारे ग्रुप एक तरफ को बैंड है, और एक तरफ को बैंड होने से क्या होगा, बोलो,
प्रोटॉन आसानी से इस लोन पेयर पे पहुंचेगा और ये एक्सपेंड फॉर्म है तो यहां नहीं पहुंच पाएगा प्रोटॉन। इसका मतलब क्या होगा, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट लिखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना भाई, देखो जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ते हैं तो सुन लो जरा इसे कैसे कंपेयर करोगे। तो इसे हम दो अलग अलग कंडीशन में करेंगे। पहली कंडीशन सुनिए, पहली कंडीशन आती है इन वेपर फेज। सबसे पहले सुन लीजिए भाई, इन वेपर फेज, या हम इसको गैस फेज भी बोल सकते हैं। गैस फेज में हम कैसे कंपेयर करेंगे, सभी बच्चे ध्यान, इन वेपर फेज और गैस फेज। तो वेपर फेज और गैस फेज में हम कैसे कंपेयर करते हैं, यहां ध्यान दो जरा सभी बच्चे। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मीन्स है क्या, सुन लीजिए। नाइट्रोजन के साथ अगर आपने तीनों H लगा दिए तो ये अमोनिया है, और यहां एक H हटाकर इसके साथ एक आल लगा दिया तो 1 डिग्री है। अगर आपने 2 आल लगा दिए तो 2 डिग्री है, और अगर 3 आल लगा दिए 3 डिग्री। आर किस कैटेगरी में आता है बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल इथाइल होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां है बोलो, इसमें। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यानी कि वेपर फेज में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट चेक किया जाता है, जितना ज्यादा प्लस आई उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका मतलब 3 डिग्री एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है इन गैस फेज। तो आप लिख सकते हो, लिखिए जरा इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इन गैस फेज comma basic strength of amines increase in gas phase, basic strength of amines increase with increase in plus I effect of alkyl group, with increase in plus I effect of alkyl group। अब देख के बताओ भाई, प्लस आई कहां जाता है, बोलो, एल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब देख के बताओ, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये 3 डिग्री एमीन है। बताओ ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपको कहां दिखाए, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस है वेपर फेज, स्ट्रॉन्ग बेस, ये ध्यान रखो, नोट कर। अब ये तो आपने वेपर फेज में समझा, अब हमें सीखना है गैस फेज में। वो वेपर फेज या गैस फेज, अब हमें सीखना है इसे स्पेशली एक्वस सॉल्यूशन। तो सेकंड कंडीशन आपको नोट करनी है, इन एक्वस सॉल्यूशन, या हम इसे ऐसे भी बोलते हैं इन वाटर। इन वाटर। और एक बात सुन लो भाई जरा, सभी बच्चों को याद रखना है, जब भी कभी बेसिक स्ट्रेंथ आए आपको लिख के ही ये आना है। जब तक उस प्रॉब्लम में ये दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म्स ना लिख दे, कितने आपको इसको नहीं लिखना। अगर लिखा ही मिले कि वेपर फेज है तो ये, वरना हमेशा कौन सा लिखोगे बोलो, एक्वस सॉल्यूशन और या इन वाटर। इसी के बेस पे आपको करना है, ये चीज याद रखो। अब कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनिए। वेपर फेज जरा एक चीज बताना, यहां 2 फैक्टर एक साथ काम करते हैं। अब उन दोनों फैक्टर के बेस पे हम यहां बताते हैं वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सुन लो जरा। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है जरा देखो एक मिनट। इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है 3 डिग्री एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों है 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा। आ रही बात से। अब एक दूसरा फैक्टर और आ जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या है समझिए जरा। तो उसको समझने के लिए हम आगे समझते हैं, जरा देखो होगा क्या। ये जो एमीन्स होते हैं इन्हें हमने बेस क्यों कहा, बेस हमने इस वजह से कहा क्योंकि अपनी लोन पेयर प्रोटॉन को देते हैं। ये प्रोटॉन कहां से आता है सुन लो जरा,
ये प्रोटॉन आता है वाटर से, तो ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्जुगेट एसिड बना देते हैं, ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। ये किसने बनाया? 1 डिग्री। ऐसे 2 डिग्री भी एमीन्स क्या करेगा? 2 डिग्री एमीन भी यहां से लोन पेयर है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन कहां से आ रहा है? फिर कह रहा हूं मैं, फ्रॉम वाटर, ये वाटर से आ रहा है, तो ये भी इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। क्या बनाए? कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे 3 डिग्री एमीन्स भी करेगा, 3 डिग्री एमीन्स भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? बोलो, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये सारे कॉन्जुगेट एसिड बने। अब ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल, सुन लो जरा, ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल, ये इधर भी जा सकती है और वापस। अब यहां रेशियो से देखना है जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोटॉन सबसे पहले लेगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस माना जाए। अब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हम किस बेस पे बताते हैं? जब भी कभी हम एक्वस सॉल्यूशन या वाटर की हम बात करें, तो वाटर में किसी भी कंपाउंड्स की बात करें कि कौन सा कंपाउंड वाटर में स्टेबल या सोल्यूबल होता है, जो वाटर से एच बॉन्ड बनाता है। तो हमें यहाँ एच बॉन्ड देखने पड़ेंगे। बताइए कितने एच बॉन्ड बनाएगा वाटर से? ये वाटर से एच बॉन्ड बनाएगा, ओके साथ ये एच बॉन्ड बनाएगा, ये भी एच बॉन्ड बनाएगा। बताइए इसने वाटर से कितने एच बॉन्ड बनाए? 3। और इसने कितने बनाए? वाटर से ओ के साथ 2 बनाए और ये केवल 1 बनाए। तो ये बताइए सबसे ज्यादा एच बॉन्ड के चांस किस में है? किसके कॉन्जुगेट एसिड में है? 1 डिग्री के। तो 1 डिग्री एमीन का जो कॉन्जुगेट एसिड है, ध्यान से सुन लीजिए, ये कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल है। क्यों है मोर स्टेबल? क्योंकि इसमें एच बॉन्ड बहुत बनते हैं और ये वाटर में इस फॉर्म में रुक सकता है। अब क्योंकि ये वाटर में इस फॉर्म में रुक सकता है तो ये सबसे तेजी से बनेगा, यानी कि 1 डिग्री एमीन प्रोटॉन सबसे तेजी से लेके इधर बदलेगा, तो ये प्रोसेस सबसे फास्ट होगा। ये सुन, यहां क्या होगा लास्ट में? 3 डिग्री वाला, क्योंकि एक ही एच बॉन्ड बनना है, बाकी एल्काइल ग्रुप एच बॉन्ड बन ही नहीं रहे, तो ये क्या होगा? सबसे कम स्टेबल होगा। और जब ये सबसे लेस स्टेबल होगा तो बताओ क्या होगा? ये प्रोसेस सबसे स्लो होगा। स्लो का मतलब क्या है? ये 3 डिग्री एमीन्स प्रोटॉन लेगा ही नहीं। अब जब 3 डिग्री एमीन्स प्रोटॉन लेगा ही नहीं तो ये क्या बनेगा? बोलो, वीक बेस। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड वाला, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1 डिग्री सबसे तेजी से प्रोटॉन लेता है क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ये सबसे तेजी से प्रोटॉन ले रहा है तो इसका मतलब जो प्रोटॉन लेता है वही बेस होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है यहां? बोलो, 1 डिग्री। 1 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर 2, फिर 3 वाटर के केस में। यानी कि इस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कॉन्सेप्ट देख लो जरा, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? 1 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल, आगे बात। और 3 डिग्री सबसे वीक है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे कम स्टेबल। लेकिन अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? अभी हमने कंडीशन पढ़ी, क्या बोलो, कि क्या होता है? 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें इंडक्टिव सबसे ज्यादा है। यानी कि 2 फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। इंडक्टिव फैक्ट कहता है 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग है, इंडक्टिव फैक्ट ही तो है। और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या कहती है? 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग है। यानी कि 2 फैक्टर एक दूसरे के, अगर हम प्लस आई को देखें तो प्लस आई कह रहा है कि 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग है, और अगर एच बॉन्ड को देखें, एच बॉन्ड कह रहा है नहीं 1 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग। अब प्रॉब्लम है 2 फैक्टर दोनों अपोजिट। तो ऐसे केस में अब हम इनका रिजल्ट देखेंगे, इनके रिजल्टेंट को चेक करेंगे और उस रिजल्टेंट के बेस पे बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, यानी कि कौन सा फैक्टर ज्यादा पावरफुल है कौन सा का। तो आपको ध्यान रखना है। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अब देखते हैं 2 डिग्री दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग में रख देते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के भी चांस है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के चांस? 2। और प्लस आई वाले ग्रुप भी 2 है।
भाई प्लस आई वाले भी 2 ग्रुप है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 है, तो इंडक्टिव भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वाटर में, याद रखना। अब बात आती है 3 और 1 में, यहां परेशानी होगी, यहां याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे। अब अगर हमारे पास छोटा ग्रुप है, जैसे कि यहां मिथाइल, तो मिथाइल हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि छोटा ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरफेयर नहीं करता, तो मिथाइल के केस में एच बॉन्ड को प्रीफर करना। अब बताओ एच बॉन्ड किसको स्ट्रॉन्ग बता रहा है, बताओ जरा देख के। यहाँ भाई मिथाइल के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड को लेना है, 2 डिग्री तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, वो तो भूल जाए। अब 1 और 3 में देखना है, मिथाइल छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में इंटरफेयर नहीं करता, छोटा यानी कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रीफर करो, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसको स्ट्रॉन्ग बता रहा है, 1 को या 3 को, तो इसका मतलब 1 और फिर 3 बस। लेकिन अगर बड़ा ग्रुप आ जाए लाइक इथाइल वगैरह, इथाइल ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में इंटरफेयर करेगा, तो यहां प्रीफर किया जाएगा इंडक्टिव। अब बताओ इंडक्टिव क्या कह रहा है, 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग है या 3, तो इसका मतलब 2 डिग्री से वीक कौन होगा, 3 फिर 1। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको याद रखना कि अगर मिथाइल है तो मिथाइल के केस में ऊपर वाला ऑर्डर, और इथाइल है तो नीचे, और कभी भी अगर कंपाउंड आते हैं इनके अलावा आज तक कोई और नहीं आया, या तो मिथाइल आएगा या इथाइल। तो मिथाइल के केस में किसको प्रीफर करोगे, देखो 2 डिग्री तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, दोनों फैक्टर उसमें पावरफुल है, लेकिन अगर मिथाइल लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर बड़ा ग्रुप है इथाइल, तब आप क्या करोगे बोलो, तब आप इंडक्टिव इफेक्ट को प्रीफर करोगे, इंडक्टिव कह रहा है 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग, फिर 3 डिग्री। ये चीज मैं आपको लिखा हूं, तो लिखिए जरा, इसमें पहले एक लाइन लिख लीजिए, इन एक्वस सॉल्यूशन in aqueous solution comma basic strength of amines depends upon in aqueous solution comma basic strength of amines depends upon the resultant of इंडक्टिव इफेक्ट्स या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, बोलो, द रिजल्टेंट ऑफ प्लस आई इफेक्ट and stability of conjugate acid by hydrogen bonding, by conjugate stability of conjugate acid by hydrogen bonding, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जो उसका कॉन्जुगेट एसिड बना वो स्टेबल है या नहीं, 2 चीज के रिजल्ट है। और नेट ऑर्डर क्या आता है, आगे लिख लीजिए, लिखे आगे, देयरफॉर द नेट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आर, अब बताओ भाई क्या ऑर्डर आया, नेट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आर। अब ये याद कर लेना भाई, मैं फिर कहता हूं सभी बच्चों से स्पेशली कि ये हर बच्चे को याद होना चाहिए जो ऑर्डर आप लिख रहे हो। देखो क्या होगा, अगर मिथाइल लिया आपने तो 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग, देखो मैंने बोला है देयरफॉर द नेट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आर। अब क्या ऑर्डर है, देखो 2 डिग्री ए मीन सबसे स्ट्रॉन्ग, 2 डिग्री ए मीन से वीक कौन है बोलो। अब यहां मिथाइल है, बताओ मिथाइल में किसको देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड या इंडक्टिव, एक बात याद रखनी बस, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब मिथाइल अमीन 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी बच्चे को अगर याद करना हो, इन केस ऑफ मिथाइल 213 213,
यानी कि 2 सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर 1, फिर 3। और इनसे वीक होता है अमोनिया। अमोनिया को साथ में हमेशा आता है। और अमोनिया से वीक है एनिलीन। वो मैं इस वजह से लिखा रहा हूं जिससे आपको याद रहे। कोई बच्चा बता सकता है एनिलीन वीक क्यों है? क्योंकि एनिलीन की लोन पेयर रेजोनेंस में, बेंजीन के पास जब नाइट्रोजन आ जाएगा उसकी लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाएगी। तो अब बताओ यहां आपने किस चीज को प्रीफर किया? अगर कोई आंसर पूछ ले आपसे तो यहां इसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो। क्या क्या हमने बोलो? प्रीफर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग को प्रीफर किया है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा और लिख लो बस। अगर इथाइल आ जाए, अगर इथाइल आ जाए तब क्या लिखना है? बी। इथाइल के केस C2H5 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। अब बताओ इथाइल में किसको प्रीफर करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट को या हाइड्रोजन बॉन्ड को? 3 और 1 में सोचना है। किसको प्रीफर करोगे? इंडक्टिव को। और इंडक्टिव कहता है 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग है। और फिर इथाइल 1 डिग्री, और फिर अमोनिया, और फिर एनिलीन। ये इस वजह से करा दिया जब मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा इनका यूज कर। तो यहां आपने 2, 3, 1 यानी कि इसे ऐसे याद कर सकते हैं। 231 होता है इथाइल में और 213 होता है मिथाइल में। एक को याद कर लो, दूसरा उसको उल्टा है। 2 हमेशा स्ट्रॉन्ग है। यहां किसको प्रीफर किया आपने? बोलो। यहां प्रीफर किया आपने प्लस इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट को प्रीफर किया। कोई पूछ ले 3 डिग्री को क्यों स्ट्रॉन्ग माना आपने 1 से? क्योंकि यहां मोर प्लस आई इफेक्ट। और इसमें कोई पूछे 1 डिग्री को क्यों स्ट्रॉन्ग माना 3 से? वैसे कभी कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो पता हो कि इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होता है। वो इसका कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल होता है विद हाइड्रोजन इन वाटर। ये ध्यान रखना। अब अगर ये तो कंडीशन हो चुकी भाई, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ 2-4 प्रैक्टिस के लिए। अगर आप में से किसी बच्चे बस अरेंज, अब तक जब भी बोर्ड में आई है सिर्फ अरेंज आई है, और कंपाउंड भी ये लिखे हुए, इन्हें बस अरेंज करना है, ये लिखे हुए आएंगे, कंपाउंड भी नहीं बदलेंगे। यहां तो बदल सकते हैं आगे वाले, वो एनिलीन वाले हैं, वो कल हमने सीख लिया। बिल्कुल सेम है जो सामने लिखे हैं। सबसे ज्यादा आज तक रिपीट अगर हो रही है तो ये तीनों सेम है। मैं फिर कह रहा हूं इस चीज को ध्यान से। हो चुका भाई। एमीन्स चैप्टर ही तो चल रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ एमीन्स का ही तो टॉपिक है। कोई और सा पढ़ना है एमीन्स छोड़ के? खत्म हो गया, बेसिक प्रॉब्लम ना कराऊं तो? मैं ये कहा यहां तक नोट कर लिया। किसी को ये तो नहीं लिखना ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला है। अगर कोई अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहे, कोई किसी बच्चे को लगे कि मुझे लिखना है तो लिख सकते हैं। इसका कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है, प्रोसेस फास्ट है, ये स्लो है ड्यू टू मोर एच बॉन्ड विद वाटर। अगर किसी को लगे लिखना हो तो लिख सकते। ये कॉन्जुगेट एसिड के बेस पे बताया कि इस एमीन्स का कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि इसमें कंडीशन आपको समझाई। अब नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम करा रहा हूं। अब हमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम करनी है पहले, और फिर 1-2 एडिशनल प्रॉब्लम कर। भाई मैंने तो आपकी मर्जी पे छोड़ा है, मर्जी है, आप लिखना चाहो लिख लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो। हो चुका भाई, बोलो। अब थोड़ा स्पीड के साथ सिर्फ आपको अरेंज करनी है प्रॉब्लम्स, और मैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स करा रहा हूं जितनी एनसीईआरटी लिखे जा सकते। पहली प्रॉब्लम, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order. Arrange the following in decreasing order of their
देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो मैं एक कंडीशन आपको समझाता चलूंगा, तो उसे ध्यान से कर। C6H5NH2 C2H5NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH। आंसर हमें करना है भाई, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रॉब्लम को साथ साथ यहां देखो जरा, यहां ध्यान दो जरा, क्या कंडीशन है। यहां देख सकते हो नाइट्रोजन के साथ बेंजीन है, सुन लो जरा। अब नाइट्रोजन के साथ बेंजीन है तो नाइट्रोजन पे क्या है बोलो, लोन पेयर। नाइट्रोजन के साथ बेंजीन है, नाइट्रोजन पे क्या है बोलो, लोन पेयर। लोन पेयर रेजोनेंस में और वीक बेस, क्लियर है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। अब बताओ, अभी आपने पढ़ा 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन स्ट्रॉन्ग है, 2 डिग्री। तो ये तो 2 डिग्री और ये सबसे वीक, तो इसका मतलब क्या ऑर्डर आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो लिखोगे 2 डिग्री, उससे वीक 1 डिग्री और सबसे वीक एनिलीन। दूसरी कंडीशन लिखो भाई, सेकेंड C6H5NH2 C6H5NCH3 का होल ट्वाइस C2H5NH और CH3NH2। जरा देखो एक मिनट, सबसे पहले क्या मेथड आपको यूज करना है, यहां देखो जरा, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे। पहले लोन पेयर चेक करो, नाइट्रोजन की लोन पेयर बेंजीन के साथ, बोलो कहां है, कहां है, रेजोनेंस में। बेंजीन के साथ तो मैं भी बोल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन में कहां है ये, जब बेंजीन के साथ है रेजोनेंस में, तो ये लोन पेयर है रेजोनेंस में। ध्यान दो जरा, तो कैसा बेस हुआ, वीक। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बराबर में बेंजीन है, लोन पेयर कहां है, रेजोनेंस में, वीक। तो दोनों वीक हैं, लेकिन इंटरनल करो, यहां मिथाइल आ गया प्लस आई, डोनेटिंग भी आ गया, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सेकंड वाला। क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना ये एरोमेटिक है, कभी इसकी डिग्री देखो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं, एरोमेटिक है, वीक में रहेगा। अब इन दोनों में ये क्या है बोलो, इथाइलेमीन, ये मिथाइलेमीन, इनकी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इनमें से प्लस आई, बताओ प्लस आई, सॉरी यहां होल ट्वाइस भी है। हाँ भाई, ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री, बताओ कौन स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग 2, फिर उससे वीक है। इनमें बताओ, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हो आप, बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, 2 डिग्री, C2H5 का होल ट्वाइस NH। इससे वीक बोलो CH3NH2, इससे वीक बोलो, इससे वीक ये वाली कंडीशन C6H5NCH3 का होल ट्वाइस, इससे वीक C6H5NH2। बता दो कोई प्रॉब्लम, देखो तरीका समझ में आया कैसे करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप ही कर दोगे इसी टाइप से जो आपसे कहूं, बोलो लिखिए नेक्स्ट, लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग। आपको अरेंज करना है। देखो भाई, पहली कंडीशन, कंपाउंड क्या है, सीट, देखो C2H5NH2 C6H5NH CH3 C2H5 का होल ट्वाइस NH और C6H5NH2। अंश बहुत जल्दी बताओ पहले, अब किस चीज में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, यहां ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ पीकेबी, पीकेबी की वैल्यू के बेस पर अरेंज करना है। बताओ जरा, पीकेबी उसका कम है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, और पीकेबी सबसे हाई उसका है जो सबसे वीक है। अब पीकेबी का अरेंजमेंट बोलना है,
तो सबसे वीक बेस शुरू में आएगा, उसका पीकेबी सबसे हाई। आप सोच के बोलिए इसमें अगर हम आंसर करने लगे सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक, तो देखो कैसे चेक करते हैं, तरीका देखो। फिर मैं कह रहा हूं ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, क्या रेजोनेंस में है? नहीं, 1 डिग्री है, रेजोनेंस में नहीं। ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, बराबर में बेंजीन है, कहाँ है लोन पेयर? रेजोनेंस में, वीक बेस। ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, रेजोनेंस में नहीं। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, रेजोनेंस में, वीक बेस। तो ये और लास्ट वाला वीक बेस। अब इनमें स्ट्रॉन्ग किसे मानेंगे? बीच वाले को, क्योंकि यह प्लस आई वाला ग्रुप। तो ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, तो सबसे वीक ये, जो सबसे वीक है उसका पीकेबी सबसे हाई। तो सबसे हाई पीकेबी किसका हुआ? C6H5NH2। इससे कम किसका होगा? पीकेबी की बात चल रही, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है, पीकेबी। बोलो भाई, किससे वीक? C6H5NHCH3। अब बताओ जरा, ये दो बचे, 1 डिग्री 2 डिग्री। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का पीकेबी सबसे लो, तो ये बाद में जाएगा। तो पहले 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री। ये पीकेबी याद रखना, इसका हाई पीकेबी, क्योंकि ये वीक बेस है, भूल जाओगे, इस वजह से लिख दूं इसके साथ। सेकंड कंडीशन लिखो भाई जरा। सेकंड कंडीशन, एनिलीन, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन और पैरा टोलुडीन, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना भाई चलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, जरा ध्यान दो, तीनों कंपाउंड किसके हैं? एनिलीन के। तीनों कंपाउंड एनिलीन के हैं। अब जरा देखिए, आपको मैंने रूल सिखाया था, एक है इनमें एनिलीन, बेंजीनिंग पर NH2, एक है पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा पे NO2 आ गया, और एक है पैराटोलुडीन। पैराटोलुडीन का मतलब है पैरा पे CH3 आ गया। अब बताओ भाई, देख के आप सभी को पता है, देखो एनिलीन ही है, एनिलीन तीनों में कॉमन है। अब कैसे कंपेयर करेंगे? ये NO2 ग्रुप आता है पैरा पे -I -R बेसिक स्ट्रेंथ घटाता है, तो इसका मतलब वीक बेस। ये मिथाइल आता है +I और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पैरा पे, तो ये क्या करेगा बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ये सबसे वीक, एनिलीन बीच में। तो क्या आया बोलो इसका ट्रेंड? अगर हम इसका आंसर लिखें बोलो, सबसे कम कौन है? पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। इससे स्ट्रॉन्ग एनिलीन, इससे स्ट्रॉन्ग पैरामिथाइल एनिलीन, यानी कैसे कहते हैं पैराटोलुडीन। नेक्स्ट लिखो, जल्दी लिख लो, दो एक एग्जांपल और लिखे। सी लिखे जरा सी, लिखो भाई। C2H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल थ्राइस N और NH3। आपसे पूछा है बोलो, और लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। गैस फेज में बताना है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम। आंसर बोलो जरा। गैस फेज में सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, 3 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देख के बताओ। देखो यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया। बोलो अभी गैस फेज में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? 3 डिग्री। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिखेंगे हम गैस फेज में 3 डिग्री, इससे वीक 2 डिग्री,
इससे वीक 1 डिग्री और सबसे वीक अमोनिया। इसके बाद लिखिए C6H5NH2, सुन लो बच्चा, C6H5NHCH3, C6H5CH2NH2 और NH3। बोलो किस कंडीशन में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो भाई जरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो कैसे चेक करोगे आंसर का कंडीशन, देखो जरा यहां, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन कहां लिंक है, यहां लिख लो, इसे बंद करो। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये कहां लिंक है, बोलो, बेंजीन से। तो कहां है लोन पेयर? रेजोनेंस में, वीक बेस। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और बेंजीन से लिंक है, कहां है लोन पेयर? वीक बेस। लेकिन इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग हुआ? CH3 वाला। ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग। क्लियर है दोनों वीक। यहां देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और बीच में CH2 आया, फिर बेंजीन, तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ NH3। तो याद रखना है, अगर कभी भी ऐसा आ जाए, जैसे ये बेंजाइल एमीन है, ये अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होती, बल्कि यहाँ मिथाइल है, मिथाइल प्लस आई करता है और ये माइनस आई, तो नेट ये स्ट्रॉन्ग होता है अमोनिया से। तो क्या ट्रेंड आएगा, सुन लीजिए, C6H5NH2 ये सबसे वीक, इससे स्ट्रॉन्ग C6H5NHCH3, इससे देखो ये सबसे वीक, इससे स्ट्रॉन्ग ये हुआ, इससे स्ट्रॉन्ग होगा अमोनिया, और सबसे स्ट्रॉन्ग C6H5CH2 CH2NH2। तो समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन क्या है, बोलो। ये बेंजाइल एमीन स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों है? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। बेंजाइल एमीन स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये बात याद रखो। समझ में आए? आगे सुनिए जरा, इसके हो चुका है। अब CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, NH3, CH3 का होल थ्राइस N, C6H5NH2। बताओ भाई जरा, इन्हें अरेंज कराओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब एनसीईआरटी प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं, अलग कुछ नहीं है सारी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बोलो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है, बोलिए आंसर। देखिए बेचारा, ध्यान से सोचो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो सबसे वीक कौन हुआ? एनिलीन। एनिलीन से स्ट्रॉन्ग अमोनिया। अब ये मैंने बिल्कुल अभी आपको ऑर्डर में लिखाया था। अब बताओ भाई यहाँ कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये आप सभी को पता है। 2 डिग्री सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो क्लियर है, क्योंकि आपको लिखना ही वाटर वाला है, वेपर फेज नहीं लिखनी, तब तक नहीं लिखनी जब तक कहीं ना जाए। तो आप बताओ 2, 3 और 1 में किसे स्ट्रॉन्ग माने? मिथाइल है। मिथाइल में हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रीफर करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसने स्ट्रॉन्ग बनाया था? मिथाइल ने, 1 डिग्री ने। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 डिग्री वीक होगा और 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज याद रखो, ये कंडीशन आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, एक और प्रॉब्लम लिख लीजिए। अरेंज द X, Y and Z in the following compound. Arrange the X, Y, Z in increasing order of basic strength. लिख लो, basic strength in the following compound. देखो, एक तो कंडीशन ऐसी आती है, जैसे मैंने भी आपको लिखा कि अलग अलग कंपाउंड थे, उनमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करी।
एक कंडीशन आती है कि सारे, ये ध्यान रख सुन लीजिए भाई, सारे ग्रुप जो है या NH2 ग्रुप जो है वे सिर्फ एक ही कंपाउंड में आ जाए। अगर वे एक कंपाउंड में आ जाए तो वो कैसे करना है, ये रिसेंट में आ रही है आजकल प्रॉब्लम, तो सुन लीजिए। जैसे पहला कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाया, यहां देखो भाई जरा, यहां मैंने NH2 लगाया, यहां NH लगाया और एक मैंने NH2 लगाया। अब बताइए भाई, अगर कोई आपसे ये पूछता है इनमें, इसको मैं X मान लूं, इसे सुन लो जरा, एक को हमने X मान लिया, ये Y है और ये Z। आंसर बोलो, XYZ में से कौन स्ट्रॉन्ग है? जो रूल बताया उसको प्रीफर करना, लिख लो, ये रिसेंट प्रॉब्लम आ रही है आजकल। एक इसका दूसरा पार्ट और मुझे करा, बोलो भाई कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक, ये बता दो जल्दी बोलो। देखो कैसे चेक करेंगे, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन किससे लिंक है? बोलो, बेंजीन से, लोन पेयर रेजोनेंस में है, वीक बेस। इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है लेकिन ये रेजोनेंस में है CO के साथ, वीक बेस। बोलो, ये नाइट्रोजन है, इस पे लोन पेयर है लेकिन ये क्या है? ये रेजोनेंस में नहीं है। अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन हुआ इन तीनों में? जेड। लेकिन अगर हम X और Y में देखें, आप बताओ जरा भाई, जेड के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, और इनके लोन पेयर रेजोनेंस में है। अब इनमें भी देखिए इंटरनल, बताओ, कल मैंने बताया था अगर लोन पेयर CO के साथ रेजोनेंस में है तो वो वीक होता है, और लोन पेयर बेंजीन के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Y सबसे वीक, उससे स्ट्रॉन्ग X, फिर जेड। एक लास्ट कंपाउंड और बस, लास्ट कंपाउंड ये है, मान लीजिए यहां अगर हम इसको ऐसे लिखते, यहां हम 3 नाइट्रोजन बना रहे, देखो भाई ये जेड है, ये Y है और ये X। अब इनका ऑर्डर और कर दीजिए बस। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको इस वजह से करा दी, बाई चांस कभी पेपर में आए तो आप कर सकते हो। क्या ट्रेंड आएगा जरा देख के बताओ, तीनों को कैसे कंपेयर करोगे? बोलो, इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? नहीं। इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? कल मैंने एक रूल बताया था, अगर एक ही एटम पे डबल बॉन्ड भी हो, लोन पेयर हो, तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होती, तो लोन पेयर नहीं है। और इसके पास भी लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में है क्या? डबल सिंगल लोन पेयर, ये रेजोनेंस में है, तो सबसे वीक बेस तो ये, सबसे वीक बेस ही। अब इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग हो? सिंगल वाला, ये डबल वाला वीक होता है, सिंगल बॉन्ड वाला यानी कि sp3 वाला। तो Y से स्ट्रॉन्ग कौन है? X, और X से स्ट्रॉन्ग जेड। तो इस टाइप से इंटरनल प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी आपको अरेंज करने आने चाहिए। देखो बेसिक स्ट्रेंथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हर एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपको करा, इन्हें सही तरीके से कर लेना, नोट्स में कंप्लीट हो चुकी।